स्टॉप करो। अनसॉल्व 2025 में क्लास 10th का हम लोग सेट 7 कर रहे थे। इसका कोड है CB। 3 पार्ट हो चुके हैं, ये चौथा पार्ट है। और पिछले पार्ट में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 2 के घा पार्ट तक कर लिया था। आज स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 के सेकेंड लास्ट पार्ट से। इसमें हमें माध्यिका निकालनी है बेटा। क्या निकालना है? माध्यिका। एक बार क्वेश्चन मैच कर लिया जाए, क्या सही लिखा है? 40 से 45 से शुरू होकर 5-5 बढ़ते बढ़ते 75 तक, 2 3 8 6 6 3 2। ठीक है, तो ये बेटा इसमें इन्होंने भार दे रखा है केजी में, तो जो इसका आंसर आता है वो इसी हिसाब से होता है, केजी में रहेगा माध्यिका जो भी रहेगी। और ये इसकी क्या है? बारंबारता है। और हमें माध्यिका निकालनी है। माध्यिका निकालने का अगर पहला स्टेप तुम्हें ध्यान हो तो सबसे पहले हम लोग संचयी बारंबारता की तरफ जाते हैं माध्यिका निकालने के लिए। क्या होता है? सबसे पहले 2 लिखेंगे, 2 और 3 5, 2 2 3 5, 5 और 8 कितना होता? 13, 13 और 6 कितना होता? 19, 19 और 6 कितना होता? 25, 25 और 3 कितना होता? 28, 28 और 2 कितना होता? 30। ऐसे ऐसे जोड़ेंगे भी तो भी 30 आएगा। बट एक बार क्रॉस चेक हमेशा करो। सांख्यिकी के सवाल में ओवर कॉन्फिडेंट कभी मत होइएगा कि नहीं हम कर लेते हैं। कर सभी लेते हैं लेकिन कैलकुलेशन में गलती होती है। इसको जोड़िए एक बार, 2 3 5 5 8 13 13 6 19 19 6 25 3 28 2 30। मामला ठीक है। अब 30 का आधा करिए भाई। 30 का आधा करा तो आया 15। तो 15वां पद किस अंतराल में आएगा ये देखना पड़ेगा। देखिए, पहले से दूसरे पद तक ये चलता है, तीसरे से 5वें पद तक ये अंतराल चलेगा, 5 के बाद होता है, छठे से 13वें पद तक ये अंतराल चलेगा, 13वें पद तक ये अंतराल चलेगा, 14वें पद से, ध्यान से सुनना, ये मत लिखना जो हम छोटा सा लिख रहे हैं, 14वें पद से 19वें पद तक इसका एरिया है। तो 14वां पद 15वां पद वो सब यहां पर आएंगे, है ना। 14वां 15वां यानी माध्यिका वर्ग 55 से 60 है। 15वां पद 55 से 60 में आएगा, 55 से 60 में आएगा। समझ गए होंगे सभी। 13वें पद तक वो अंतराल, 14वां 15वां 15वां पद यहां आएगा। अब हम यहां लिख सकते हैं कि अतः माध्यिका वर्ग, या माध्यक भी कहते हैं इसको, माध्यिका वर्ग 55 से 60 है। अब क्या किया जाए? माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा होती L बराबर 55, L बराबर 55, N होता है बारंबारताओं का योगफल। बारंबारताओं का योगफल कितना है? 30। फॉर्मूला याद करिए, L बराबर, माध्यिका बराबर L प्लस N/2 माइनस CF अपॉन F N/2 H। तो इन तीनों के मान होंगे क्या? CF जानते क्या होता? माध्यिका वर्ग से ठीक ऊपर की संचयी बारंबारता। फिर से सुनिए, CF क्या है? ये माध्यिका वर्ग है, इससे ठीक ऊपर की संचयी बारंबारता हो गई 13। F क्या है? माध्यिका वर्ग की बारंबारता यानी 6। H क्या है? वर्ग विस्तार। वर्ग विस्तार कितने कितने का है बेटा? 5 5 का है। 50 5 55 5 60 5 5 का है। अब माध्यिका बराबर, फॉर्मूला होता है, क्या होता है? L प्लस N/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। L क्या है बेटा? L है 55। N बारंबारताओं का योगफल यानी 30/2, CF 13, F 6 इंटू H क्या है? 5। तो 30 का आधा हो जाएगा 15। अब 15 में से 13 गए 2, 15 में से 13 गए 2 और 2 पंचे 10, 10/6। 15 में से 13 जाएगा 2, 2 पंचे 10, 10/6, 2 3 6 और 2 पंचे 10। 3 से काट लीजिए, 3 1 कम 3, 2 5, 2 बचे 20 हुए। तो तिछाक 18, 2 20, फिर तिछाक 18 चलेगा। तो 56.66 या 67 आना चाहिए आंसर। 3 1 कम 3, 2 5, 2 बचे 20, तिछाक 18 ऐसे चलेगा। तो 55 और 1 56.666 आएगा। इसको लगभग में 56.67 भी लिखा जा सकता है, और यही आंसर इसमें दिया भी हुआ है। ठीक है, अग्रवाल अनसॉल्व्ड में यही आंसर दिया है। ठीक बात है।
बल्कि इसके आगे केजी लिखना चाहिए क्योंकि वेट था और केजी में था, तो यहां पर आप केजी लिखेंगे। माध्यिका भार पूछा है उन्होंने, तो माध्यिका भार जो है ना वो केजी में आएगा क्योंकि भार केजी में दिया था। आगे बढ़ते हैं, दूसरे का चा पार्ट लेते हैं। एक डिब्बे में 5 लाल कंचे हैं, 8 सफेद कंचे हैं, 4 हरे कंचे हैं। इस डिब्बे से एक कंचा अचानक निकाला जाता है, इसकी क्या प्रायिकता होगी कि निकाला गया कंचा लाल है? तो बेटा सबसे पहले तो यहां लिखेंगे कुल कंचों की संख्या। पेपर में ऐसे बना दे तो भी कोई गलत नहीं, या ऊपर लिखेंगे लाल कंचों की संख्या 5, सफेद कंचों की संख्या 8, हरे कंचों की संख्या 4, फिर लिखेंगे कुल कंचों की संख्या। कुल कंचों की संख्या सबको जोड़ दीजिए बेटा, 5 + 8 + 4 कितना हो जाएगा? 8 × 4 = 12, 5 = 17। तो लाल कंचा निकलने की प्रायिकता हो जाएगी 5/17। तो पहला तो आंसर ये हो गया बेटा, लाल कंचा निकलने की प्रायिकता 5/17। अब बात आती सफेद कंचा, सेकंड पार्ट में पूछा सफेद कंचा निकलने की प्रायिकता। सफेद कंचे कितने हैं? 8। टोटल कितने कंचे हैं? 17। तो 8/17, 5/17, 8/17 दिया भी है। और तीसरा पार्ट क्या है? हरा ना हो। तो 2 रास्ते हैं, एक तो हम ये देखें कितने कंचे हरे नहीं हैं, तो 17 में से 13 कंचे जो हैं वो हरे नहीं हैं। तो एक तो सीधे भी समझा जा सकता 13/17, एक तरीका। दूसरा तरीका होता है कि हरा कंचा पहले निकलने की प्रायिकता निकाल लो, फिर ना निकलने की चाहिए तो 1 माइनस कर दो। तो हरा कंचा निकलने की प्रायिकता निकाल लेते हैं। हरे कंचे कितने हैं? 4। टोटल कितने हैं? 17। तो ये हरा कंचा निकलने की प्रायिकता है। क्वेश्चन पूछ रहा हरा कंचा ना निकलने की प्रायिकता। तो 1 - 4/17 और 17 × 17 में 4 गया तो 13/17। दिस इज योर आंसर। अब इसको एक बार चेक कर लें, 5/17, 8/17 और 13/17। डायरेक्ट भी सोच पा रहे थे कि ऐसे कितने कंचे हैं इस बैग में जो हरे नहीं हैं, हरे ना होने कितने हरे नहीं हैं। तो 13 कंचे हरे नहीं हैं, तो 13/17 डायरेक्ट भी लिखा जा सकता है। इसके बाद आते हैं तीसरे में 6 नंबर के प्रश्न है। संख्याओं की उस सूची के पहले 24 पदों का योगफल निकालो, सम ऑफ 24 टर्म्स, जिसका nवां पद ये है। इसमें मजे की बात यह है, इस सवाल में कहीं नहीं लिखा कि समांतर श्रेणी का सवाल है, आपको पहचानना है। लेकिन तुम्हारे में चूंकि एक ही श्रेणी है तो तुम समझ सकते हो। मान लो अभी और श्रेणियां पड़ी होती तो दिक्कत हो सकती है, तो पहचानने का तरीका भी सीख लो। यहां पर अगर किसी श्रेणी का nवां पद n में द्विघाती है, n में क्या है, सॉरी n में रैखिक है, रैखिक बहुपद है, तो इसका मतलब वो समांतर श्रेणी ही है। हमें चाहिए इसके 24 पदों का योगफल। तो बेटा बड़ा आसान है, Sn बराबर एक फॉर्मूला होता था n/2 a + l। सही देखें तो ये 6 नंबर का सवाल, 6 नंबर के लेवल का सवाल है नहीं, क्योंकि 24 पदों का योगफल चाहिए। n का मान 24 है, n का मान 24 है। पहले पद को हम a1 लिखेंगे, और चूंकि 24 पद हैं तो आखिरी पद को हम 24वां पद कह देंगे। समझो बात को, पहला पद क्या होगा इसमें? a1, और आखिरी पद चूंकि 24 पदों की बात हो रही तो लास्ट टर्म कौन सा होगा? 24वां। a1 और a24 यहां से निकाल सकते हो। रास्ता यह भी था कि हम d निकालते हो, फिर वो फॉर्मूले से जाते हैं Sn = n/2 2a + n - 1 × d, उससे भी लग जाता। n का मान 1 रख दो, 3 + 2 × 1, तो 2 × 1 = 2 3 5। n का मान 24 रखो, 3 + 2 × 24, n का मान 24, 24 24 दूना, तो 24 दूना होता है 48, और 48 और 3 कितना होता है? 51। 2 × 1 = 2 3 5, n का मान 1, 2 × 1 = 2 3 5, फिर 24 दूना 48 और 3 51। वैल्यू लगाओ यहाँ पे, 24 का आधा कितना होता है? 12। a1 माने पहला पद यानी 5, और 24वां पद है 51। अब बेटा 51 और 5 हो जाएगा 56। अब गुणा करो, 12 × 6 = 72 के 2, हासिल लगे 7, 12 × 5 = 60 और 7 = 67। एक बार देखते हैं, 672 आ रहा है। इनका आंसर भी 672 आ रहा है। इसका जो सेकंड पार्ट है, ऐसे कई क्वेश्चंस पीछे आ चुके हैं। सेट नंबर 3 में जाइएगा, क्वेश्चन 3 देखना, लग जाएगा। उसमें 88 और 4 जो संख्याएं दी हैं उनकी जगह पर इस सवाल में 66 और 2 दे रखा है। ठीक है, तो ये आप अपने आप करेंगे, इसमें का क्वेश्चन पीछे हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 4 का पहला देखिए।
आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है, किताब में भी इसमें का क्वेश्चन है। आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और उसके साथ 30 अंश का कोण बनाता है। देखिए, मान लो ये जमीन का तल हो गया, ये पेड़ का बचा हुआ हिस्सा है, पेड़ और ऊपर तक था, कुछ हिस्सा टूट गया, पेड़ यहां पर से टूटा और ऊपर का हिस्सा गिर के नीचे गिरा आकर के, आंधी आई, पेड़ ऊपर का टूटा और नीचे गिर के टकरा गया यहां पे। अच्छा जी, फिर क्या कहानी है? बात ये पेड़ पहले तो ऊपर रहा होगा ना, ऐसे पेड़ पहले ऊपर रहा होगा, पेड़ ऊपर रहा था सीधा, ठीक है। आंधी आई, ऊपर का जो डॉटेड लाइन है वो हिस्सा टूट करके नीचे आ गया है। अब क्या हुआ, आगे की कहानी सुनो। आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है, टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है, उसके साथ 30 अंश का कोण बनाता है। ऊपर का हिस्सा टकराया जमीन से और 30 डिग्री पर टकराया। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी निकालनी है। पेड़ का पाद बिंदु का है जहां पर पेड़ गड़ा हुआ था, ये पेड़ के पाद बिंदु की दूरी निकालनी है जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है। पेड़ का पाद बिंदु की दूरी नहीं निकालनी, नहीं, पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है वो 8 मीटर है। ये दूरी दे रखी है कितनी, 8 मीटर। फिर से इस लाइन को एक बार पढ़ ले। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी, पेड़ का पाद बिंदु है, पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है वहां से कितनी, 8 मीटर। हमें पेड़ की ऊंचाई निकालनी है भैया। पेड़ की ऊंचाई हमने ये दूरी x मान ली और ये दूरी हमने मान ली y। हुआ ये कि पेड़ की ऊंचाई हो गई x प्लस वाई। पेड़ की ऊंचाई क्या हो गई, x प्लस वाई। अच्छा, आंधी आई तो यही हिस्सा टूटकर नीचे आया, तो ये जो y डिस्टेंस थी यही टूटकर नीचे गिरी, तो ये दूरी कितनी हो गई, y। ये दूरी कितनी हो गई, आंधी चली, पेड़ ये हिस्सा ऊपर से टूटा, नीचे गिरा, ये y डिस्टेंस हो गई। अब इसी ट्रायंगल से आप x निकालो, इसी ट्रायंगल से y निकालो, x y को जोड़ दो, पेड़ की ऊंचाई आ जाएगी। थ्योरी शुरू में थोड़ी लिखिएगा 6 नंबर में। माना BD एक पेड़ है, इसकी ऊंचाई x प्लस वाई है। आंधी आने से पेड़ का भाग CD टूट जाता है और इसका शीर्ष जमीन के या भूमि के बिंदु A से टकराता है। प्रश्नानुसार कोण BAC बराबर 30 डिग्री दिया है, AB बराबर 8 मीटर। अब लगाना शुरू करिएगा। त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में क्या करेंगे, इसमें एक बार बेटा tan ले लें तो लंब बटे आधार से x आ जाए और cos ले लें आधार बटे कर्ण से कर्ण आ जाए, काम बन जाए। तो हम इसमें tan 30 ले रहे हैं। सबसे पहले tan 30 क्या होता है, लंब बटे आधार। 30 के सामने होता है लंब, लंब हो गया x, आधार हो गया 8। tan 30 होता है 1/√3 बराबर x/8। x बराबर कितना, 8 × 8, 8 बटे √3। इसे इक्वेशन 1 बना लो भाई। फिर से सेम इन द सेम ट्रायंगल, क्योंकि एक ही ट्रायंगल दिख ही रहा है तो दूसरी कोई बात करनी ही नहीं है। क्योंकि कर्ण निकालना है और आधार पता है तो हम cos 30 ले लेंगे। cos 30 क्या होता है, आधार बटे कर्ण। आधार क्या है, 8, आधार बटे कर्ण। 90 के सामने कर्ण कौन है भाई, cos 30 √3 बटे 2 बराबर 8 बटे वाई। इतनी बात सबको समझ में आई। √3y बराबर आप देखो जरा क्या हो जाएगा, √3y बराबर 8 दूनी 16। फाइनली हम y बराबर क्या कह सकते हैं, y बराबर हम कह सकते हैं 16/√3। y बराबर हो जाएगा 16/√3, इक्वेशन नंबर 2। अब लिखेंगे पेड़ की ऊंचाई। क्या लिखेंगे बेटा, पेड़ की ऊंचाई हो जाएगी, टोटल हाइट देखो कितनी, x प्लस वाई। कितनी हो जाएगी, x प्लस x कितना है, जवाब दो, 8/√3 और y कितना है भैया, 16/√3। तो 16 और 8 कितना हो गया, 24/√3 मीटर। यही आंसर। एक काम कर लो, इसमें √3 से गुणा भाग कर लो, हर का परिमेयकरण करके छोड़ा करो आंसर को। √3 गुणा 3, 3 × 8 = 24। तो आंसर आ रहा होगा 8√3 मीटर। √3 का मान रखें कि ना रखें, इसका जवाब ये दिया हो तभी रखें, वरना ना रखें। और देखिए इन्होंने भी नहीं रखा, समझदारी पूर्वक बात है ये। कभी भी √3 में मतलब ये मत सोचो रखने से ज्यादा नंबर मिल जाएंगे। जब √3 का मान दिया हो केवल तभी रखें, वरना ना रखें।
कहीं गलत गुणा हो गई तो नंबर कट जाएंगे अलग से। और चौथे का सेकंड जो क्वेश्चन है वो वृत्त का है, नहीं सॉरी, ऊंचाई दूरी का ही प्रश्न है वो भी। 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से, पहले पूरा पढ़ लिया जाए तब फिगर बनेगा, एक केबल टॉवर है। दो चीजें, एक भवन है, एक केबल टॉवर है। भवन से केबल टॉवर के शिखर का उन्नयन कोण दिया है। अच्छा, तो कैसे इस क्वेश्चन को किया जाए? पहले तो एक ये भूमितल खींच लिया, भवन छोटा है, केबल टॉवर ऊंचा है, ऐसा हम कैसे जान लेते हैं? क्वेश्चन में कहा है कि भवन के शिखर से, यहां से देख रहे हो, और केबल टॉवर के शिखर का उन्नयन कोण, यहां से देखने पर भी उन्नयन कोण। उन्नयन कोण तभी बोलेंगे जब वो आंख से ऊपर देखेंगे। यहां से देख रहे हो केबल टॉवर के शिखर का उन्नयन कोण। उन्नयन कोण का मतलब हुआ कि उसका जो शिखर है वो इसके ऊपर है, और उसके पाद का अवनमन कोण कह रहे हैं, केबल टॉवर के ही पाद का अवनमन कोण। यानी केबल टॉवर का जो पाद है, पाद मतलब नीचे का हिस्सा, वो यहां से नीचे है। ठीक है, टॉवर की ऊंचाई चाहिए। एक बात समझ लो, जहां कहीं भी उन्नयन या अवनमन चाहिए, पहला काम क्षैतिज, पहला काम क्षैतिज। ये उन्नयन कोण के लिए रेखा मिला ली, ये अवनमन कोण के लिए मिला ली। उन्नयन कोण फिर से एक बार पढ़ो ध्यान से। 7 मीटर ऊंचा भवन है, इधर लिख भी देते हैं ये भवन है, अभी थ्योरी में भी बताएंगे कैसे लिखना चाहिए आपको। भवन 7 मीटर ऊंचा है, भवन के शिखर से केबल टॉवर के शिखर का उन्नयन कोण, यहां से इसके शिखर से 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से यहां से केबल टॉवर के शिखर का उन्नयन कोण कितना है? 60 अंश है। इसके पाद का अवनमन कोण कितना है? 45 अंश है। तो टावर की ऊंचाई निकालनी है, वो केबल टॉवर जो दिख रहा है उसकी ऊंचाई चाहिए। कैसे लिखोगे? भवन है, यहां पे टावर लिख दो, केबल टावर है ना। अब ये 7 है तो इसके सामने बेटा ये भी 7 ही होगी। आयत के आमने सामने की भुजाएं बराबर होती, तुमने लंब डाला 90 डिग्री, ये 90, तो ये आयत है, आयत के आमने सामने भुजाएं बराबर होती। इस दूरी को हम h मान लें और इस पॉइंट को कुछ नाम भी दे दें m। अच्छा जी, हमें एक तरीके से देखा जाए केवल ये दूरी ऊपर वाली निकालनी है। टावर की ऊंचाई है 7 + h, क्या है? 7 + h। इस दूरी को थोड़ी देर के लिए y मान लिया जाए। अच्छा, ये y है तो ये भी कितनी हो जाएगी? y हो जाएगी। जैसे 7 से 7 हो गई, वैसे ये y से y हो गई। लिखने का तरीका क्या होगा? लिखेंगे 1-2 लाइन शुरू में लिखा करो। लिखेंगे माना AB एक भवन है जिसकी ऊंचाई 7 मीटर है, तथा PQ एक केबल टॉवर है, और फिर ये लिख देना प्रश्नानुसार एंगल QBM 60 डिग्री एंड MBP 45 डिग्री। माना AP बराबर y, इसलिए BM बराबर y। फिर लिख देना AB बराबर MP बराबर 7। ये सब थ्योरी में भी चलाओ। फिर ये लिखना माना MQ बराबर h। इतना लिखने के बाद ये 45 डिग्री, चाहो तो इस त्रिभुज में ही, अगर तिरछे में दिक्कत ना हो रही, उल्टा ट्रायंगल दिख रहा है, तो इसी में tan लेके लंब बटे आधार से y आ जाएगा। अगर दिक्कत लग रही है तो 45 को यहां भी लिख सकते हो, तो सीधा ट्रायंगल मिल जाएगा, उससे आप y निकाल ले जाओगे। ये बराबर क्यों हुआ? कि जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है, एकांतर कोण बराबर होते हैं। ये भी लिखो अगर टाइम बच रहा हो तो APB 45 डिग्री, ट्रायंगल लेंगे APB। त्रिभुज APB में सबसे पहले इसमें हम tan 45 ले लेंगे। tan 45 बेटा क्या होता है? tan 45 होता लंब बटे आधार, 45 के सामने होता लंब, लंब हो गया 7, आधार कितना है y। tan 45 1 बराबर 7 बटे y, y इंटू 1 y बराबर 7। इक्वेशन नंबर 1। त्रिभुज लेंगे BMQ, त्रिभुज BMQ, इसमें tan 60 ले लो बेटा। tan 60 क्या होता है? लंब बटे आधार, 60 के सामने लंब, लंब हो गया h, आधार हो गया y। tan 60 इज √3 बराबर h बटे y। h बराबर कितना? y √3, y की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, y की वैल्यू 7 √3। बट ये आंसर नहीं है, क्योंकि तुमसे पूछा गया था टावर की ऊंचाई। टावर की
टावर की ऊंचाई हो जाएगी h+7, h+7। h कितना है? h आया था 7√3 + 7, 7 कॉमन ब्रैकेट में √3 + 1। अब जैसे ये क्वेश्चन है 7√3 + 1 मीटर आया, हाँ तो ठीक है, इन्होंने भी ठीक काम किया, √3 का मान नहीं रखा क्योंकि √3 का मान क्वेश्चन में नहीं दिया गया, लेकिन इन्होंने आंसर में मीटर नहीं लिखा, ये गलत बात है। इस पर 6 में 5 हो सकते हैं, ध्यान रखिएगा। चूंकि ये मीटर में दिया है तो लास्ट में आप क्या जरूर लिखें? मीटर जरूर लिखें, वरना 6 नंबर में हो सकता है 5 मिल जाए। तो ये हो गया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पांचवें का फर्स्ट बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये पीछे 2-3 सेट में आया है, एक इसका पता लिख दे रहे हैं सेट नंबर 2 के, पांचवें के पहले में ये हो चुका है, तो वहां से अपने आप कर लें इसको। तुम लोग कभी मत सोचा करो कि ये क्वेश्चन हम पीछे सेट में कर चुके हैं, हमेशा उसको तुरंत लगाकर देखो। ज्यादा बार आया इसका मतलब ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसे क्वेश्चंस कई बार प्रैक्टिस हो तो ज्यादा अच्छा। लास्ट करते हैं हम लोग, सेट नंबर 7 का आखिरी प्रश्न है ये। 20 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 60 अंश का कोण अंतरित करती है। वैसे तो चित्र नहीं बनाते, चूंकि 6 नंबर में सवाल पूछा है तो एक चित्र बढ़िया सा बना भी देना, वृत्त भी बना दो साथ में, कोई कमी ना रह जाए। देखिए एक वृत्त बना दीजिए इस तरीके से, और केंद्र पर एक जीवा है जो 20 सेंटीमीटर त्रिज्या है, इसकी कोई जीवा केंद्र पर 60 अंश का कोण अंतरित करती है। कोई जीवा केंद्र पर, एक मिनट जीवा खींच लें इसकी, जीवा इसकी बेटा ये हो गई, मान लो इस वृत्त की एक जीवा है जो केंद्र पर 60 अंश का कोण बनाती है। अब कह रहे संगत लघु वृत्तखंड और दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। तो आपको बता दें लघु वृत्तखंड कौन सा हुआ। देखो ये हिस्सा जो हम डार्क कर दे रहे हैं ये लघु वृत्तखंड है। ऐसे तुम कलर लेके नहीं तुम्हें जाना है कि एग्जाम में वहां ड्राइंग करने बैठ गए, हम कर सकते हैं। ये जो हिस्सा दिख रहा है रेड पोर्शन, ये है लघु वृत्तखंड, और बचा हुआ हिस्सा जो है वो है दीर्घ वृत्तखंड, ठीक है। हम क्या करेंगे, इसमें 2 आंसर आएंगे, एक तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, एक दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। आप लघु वृत्तखंड निकाल लो। दीर्घ वृत्तखंड कैसे निकलता है? पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से इस रेड पोर्शन यानी लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल घटा दो। मान लो पूरा एरिया 100 है, लघु वृत्तखंड 20 है, दीर्घ वृत्तखंड कितना बचा? 80। अच्छा तो पहले तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकाला जाए। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है πr² θ/360 - 1/2 r² sin θ। ये है फॉर्मूला। इसमें से बेटा r² क्या कर लिया जाए? कॉमन। r² कॉमन तो क्या हो गया? πθ/360 r² कॉमन - 1/2 sin θ। r की वैल्यू कितनी बेटा? 20, 20 का स्क्वायर। पाई का मान कितना? 3.14 दिया हो तो रखना, दिया नहीं है तो पाई का मान हम रखेंगे 22/7। थीटा कितना? थीटा 60 अंश बटे 360 अंश -1/2 sin थीटा, और थीटा कितना? 60 अंश। थीटा कितना? 60 अंश। 0 0 कट गया, 6 छंग 36, फिर 2 3 6 और 2 1 कम 2, कुल मिला के 20 का वर्ग हो जाएगा 400। 2 का वर्ग 4 और 1 0 से 2 0 आ जाएंगे। 11/7 3 21, और sin 60 का मान हो जाएगा √3/2। अब यहां एक बात और तुम पूछोगे कि सर √3 का मान रखा जाए कि ना रखा जाए। सुनो बात, पहले इसकी व्यवस्था ठीक कर ले थोड़ी। यहां पे 4 है, यहां पे 21 है, एलसीएम कितना हो जाएगा? 84। 21 चक्कू 84, सीधे गुणा ही कर दो।
21 से भाग करो, 21 चक्कू 84, 4 से ऊपर गुणा करो, 11 चक्कू 44 माइनस 2 दूना 4, 4 से भाग करो, 4 से भाग करो, 4 दूना 8, 4 एकम 4, 21, 4 से भाग करो 21, 21 से गुणा करो 21√3। अच्छा अब कुछ कट रहा है क्या? 4 से कट जाएगा मुझे लग रहा है, 4 दूना 8, 4 एकम 4। बहुत अच्छा आंसर तो नहीं इसमें बन रहा है। 100/21, 3 से भी नहीं कट रहा, जो ऊपर कॉमन लेके काटा जाए। 100/21, 44 - 21√3। सॉल्व हम इसे भी और कर सकते हैं, दशमलव में एक अच्छा आंसर भी आ सकता है, लेकिन मेरी सलाह आपको ये होगी कि नहीं, इतने पर ही आपको छोड़ना है, क्योंकि क्षेत्रफल है इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर लिखकर छोड़िएगा, क्योंकि आंसर शीट में हो सकता है उन्होंने सॉल्व किया हो। कई बार ये लोग सॉल्व करके देते हैं, लेकिन देखिए इन्होंने भी समझदारी दिखाई। 100/21, 44 - 21√3। अब बताएं इसमें होता क्या है। अगर वो √3 का मान सवाल में ही छाप दें, कई बार देखा होगा किताब में तुमने क्वेश्चन किए होंगे, √3 का मान 1.732 या 7 जितना दिया हो, अगर क्वेश्चन में ही छपकर आए √3 का मान, तो फिर इतना रखने पर नंबर कटेंगे। अगर क्वेश्चन में लिखकर आया है तो फिर √3 का मान आपको रखना होगा, फिर 21 से उसकी गुणा करनी होगी, इत्मीनान से करिएगा, बराबर 44 से घटाना, फिर उसकी 100 से गुणा, फिर 21 से भाग, तब जो आंसर आएगा वो सही माना जाएगा। लेकिन नहीं दिया है इसका मतलब वो इतने में भी संतुष्ट है, पूरा नंबर इतने इसमें देना पड़ेगा आपको। इसमें ना ही करना जब तक ना दिया हो। दूसरा देखिए, अब आता है दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल कैसे निकालें। तो पहले वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लो। वृत्त का क्षेत्रफल बेटा क्या होता है? πr²। पूरे वृत्त का, उसमें से लघु वृत्तखंड का घटा देंगे। पाई कितना है बेटा? 22/7। रेडियस कितना है? 20। रेडियस भी अच्छी नहीं है, अगर 14 होती तो कुछ काम बनता, मामला अभी भी संगीन है। तो फिर क्या करा जाए भाई? 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 है ना, 2 दूना 4, 22 चौको 88, 88 100/7 आया, सेंटीमीटर स्क्वायर लिख सकता हूं। अब यहां लिखेंगे दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा? पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल घटा दो। पूरे सर्कल के एरिया में से इतना एरिया, रेड वाला पोर्शन हटा देंगे तो ऊपर वाला एरिया आ जाएगा। वृत्त का क्षेत्रफल क्या है? 8800/7, और लघु वृत्तखंड का क्या है? 100/21, 44 - 21√3। इसे थोड़ा और सॉल्व कर सकते हो अभी, क्योंकि जैसे मान लिया कॉमन मिल रहा है ना, तो कॉमन ले लिया जाए। कितना कॉमन मिल रहा है इसमें से? 100 कॉमन हो जा रहा है, एक तो 7 भी कॉमन हो जा रहा है बेटा। 100 यहां से हटाओगे तो 88, और 7 हटाओगे तो 7 चला ही गया। यहां से भी 100 निकाल लो, 7 या 21, 1/3 ब्रैकेट में 44 - 21√3। ये आंसर छोड़ा जा सकता है। वैसे इसे और भी सॉल्व थोड़ा कर सकते हैं। अच्छा, और थोड़ा सॉल्व हो जाएगा अभी। तो 3 × 24 के 4, हासिल लगे 2, 3 × 24 और 2 26, 264 - 44, और माइनस माइनस हो जाएगा +21√3। अपॉन में क्या है? 3। अभी क्या करना है? तो 100/7, 264 में 44 घटाओ बेटा, तो 4 में से 4 गया 0, 6 में से 4 गया 2, 220 आएगा क्या? 4 में 4 गया 0, 6 में 4, हाँ 220 +21√3 अपॉन में क्या है? 3। फिर आंसर अगर मिलाना चाहते हो, वैसे इतना भी सही है, 21 लिख दो, कोई ये जरूरी नहीं कि जो अब हम कर रहे हैं वो करो, इतना ठीक था। लेकिन आप चाहो तो बुक वाला जो अनसॉल्व में आंसर दिया है 220/3
3 दोनों के बटे में कर दो, और 3 सते 21, 7√3। ये 100 था भाई, 100/7, 22/3 प्लस 7√3, और मात्रक में जरूर लिखेंगे क्या, सेंटीमीटर स्क्वायर। और ये सेट कंप्लीट हो गया बेटा।